नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो देखिए, हमने यहाँ पर वाच्यों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली है। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर वाच्य के विषय में बताया कि किसी भी वाक्य में जो बोलने का विषय होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो कर्ता के आधार पर हो रही है या कर्म के आधार पर हो रही है या वाक्य में प्रयुक्त भाव के आधार पर हो रही है, वही यहाँ पर वाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर वाच्य की पूरी परिभाषा और इसके आधार पर वाच्य के 3 भेद और साथ ही तीनों को हमने किस तरह से पहचानेंगे, तीनों की जो एक तरह से तीन वाच्यों को कैसे हम परिभाषा यानी कि तीनों वाच्यों की और उनके उदाहरण, और साथ ही वाच्य परिवर्तन जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य किस तरह से बनाया जाता है और कृतवाच्य से आपका भाववाच्य कैसे बनाया जाता है, ये हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो आज भी हम अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वाच्य, इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाच्य की परिभाषा और साथ ही वाच्य के भेद। तो तीनों को हमने यहाँ पर पढ़ा, वाच्य के भेदों को। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर वाच्य के भेदों को आपके लिए क्लियर किया है, किस तरह से आपको बताया है कि जो कौन सा जो वाच्य है उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले कृतवाच्य मैंने आपको बताया, तो कृतवाच्य में मैंने आपको कहा कि यहाँ पर क्रिया का जो मुख्य संबंध होता है वो कर्ता के साथ होता है, इसीलिए इसे कृतवाच्य कहते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको कर्मवाच्य बताया, कर्मवाच्य में मैंने कहा कि इसमें क्रिया का जो मुख्य संबंध होता है वो किसके साथ होता है, वाक्य में प्रयुक्त कर्म के साथ होता है। और इनकी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं जो मैंने बताई साथ में, वो कुछ इस तरह से थी कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो कृतवाच्य होता है वो उसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, सकर्मक भी और अकर्मक भी। और साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कृतवाच्य कहा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कर्मवाच्य को पढ़ा और कर्मवाच्य में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई और बहुत सारे उदाहरण और साथ ही उसकी विशेषताएं भी आपको बताई। तो कर्मवाच्य में बताया कि क्रिया के जो रूप होते हैं वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं। और दूसरी विशेषता इसमें ये बताई कि जिस तरह से कृतवाच्यों में क्रिया आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसमें क्रिया सदैव जो है सकर्मक होती है। सकर्मक इसलिए होती है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्म के अनुसार होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए और ये करके भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्रिया के जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार है, ना कि कर्ता के अनुसार। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर भाववाच्य को पढ़ा। और भाववाच्य में देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, भाववाच्य में हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब क्रिया का रूप कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना होकर, ठीक है, यहाँ पर क्रिया का रूप जो है कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होता है, यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त भाव के अनुसार होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रिया जो होती है वो हमेशा एक तरह से जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। और इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक, एक वचन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी।
और उसके बाद इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने दिए, नानी से चला नहीं जाता, और रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी थी वो थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाच्य परिवर्तन। और सबसे पहले आपका जो टॉपिक था वाच्य परिवर्तन में वो था कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके मैंने यहाँ पर आपको बताए कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि क्रिया के जो क्रिया जो है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो कृतवाच्य में क्रिया के जो लिंग वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति। अगर काम करने वाला व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर काम करने वाला व्यक्ति एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ठीक है, तो लेकिन जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो उस पर फिर क्रिया का जो रूप होता है वो किसके अनुसार हो जाता है, वो कर्म के अनुसार हो जाता है। ठीक है, कर्म के अनुसार वो हो जाता है, यानी कि कर्म आपका यदि एक वचन है तो आपकी क्रिया भी एक वचन होगी। कर्म यदि आपका स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से ये आपका पूरा चेंज हो जाता है। दूसरा यहाँ पर मैंने बताया कि क्रिया के तुरंत बाद आपका से, के द्वारा या द्वारा, ये तीन शब्द जो है जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा, तो उसको मैंने आपको कर्म वाच्य में बदला। तो कर्म वाच्य में हमने कैसे लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझ से पत्र लिखा गया। वह दिन में दूध पीता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। सुधा गीत गा रही है, सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए आप लिखा, पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो जो आपका लिखा शब्द है वो मेरे अनुसार मैंने। ठीक है, वह दिन में दूध पीता है, पीता है यानी कि यहाँ पर ये पुल्लिंग क्रिया है और इसका अर्थ है कि जो आपका कर्ता है वो भी पुल्लिंग है। ठीक है, और साथ ही रवि द्वारा, रवि पुस्तक पढ़ता है, तो रवि जो है वो पुल्लिंग शब्द है, एक वचन शब्द है। पढ़ता है भी पुल्लिंग और एक वचन है। सुधा गीत गाती है, सुधा आपका स्त्रीलिंग है और साथ ही एक वचन है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिखा कि क्रिया को भी गा रही है। ठीक है, सुधा गीत गा रही है शब्द जो है आपका क्या है, क्रिया है। और कैसी क्रिया है, एक वचन और स्त्रीलिंग। ठीक है, क्रिया कैसी है, एक वचन और स्त्रीलिंग है। सुधा, आप देखिए उसी को कर्मवाच्य में, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें तो मैंने क्लियर कर दी। अब तीसरी जो चीज है वो उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कि जो कर्म के बाद जो मुख्य धातु होता है, ठीक है, कर्म के बाद जो मुख्य धातु होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्म के बाद जो मुख्य धातु होती है उसमें आ या जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसमें आ या फिर या जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे, कर्म, ठीक है, मुझसे पत्र, जैसे यहां पर कहा मैंने पत्र लिखा, ठीक है, लेकिन यहां पर कहा गया कि हमें क्या करना है, क्रिया के बाद जो कर्म के बाद जो मुख्य धातु है, तो यहां पर कर्म के बाद क्या है, मुख्य धातु लिख। कर्म के बाद मुख्य धातु क्या है, लिख। ठीक है, तो लिख शब्द में हमने आ जोड़ा तो क्या हो गया, लिखा गया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या कहा, आ या फिर या जोड़ना है, तो दूध पी, पी क्या है, मुख्य धातु है, तो उसमें दूध यहाँ पर कर्म है और कर्म के बाद जो मुख्य धातु होती है पी, उसके द्वारा दूध पिया, तो पिया का मुख्य धातु क्या होगा, पी, दूध पी। ठीक है, तो उसमें हमने या जोड़ा।
तो वो हो गया पिया। ठीक है, इसी तरह से रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हमने यहाँ पर लिखा। सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है। देखिए गीत जो है कर्म है, उसके बाद हमने कहा यहाँ पर गा रही है, यहाँ पर हमने केवल मुख्य धातु का ही प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर हमने मुख्य धातु में या शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था, पहला कि कबूतर आकाश में उड़ते हैं। आप सभी ने नोट किया होगा अपनी नोटबुक में, कबूतर आकाश में उड़ते हैं को आपने कर्मवाच्य में बदलना है। तो उसी के बाद देखिए दूसरा है कृतवाच्य। रमेश टीवी देखता है, जिसको आपने फिर से कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो पहला है कृतवाच्य रमेश टीवी देखता है, दूसरा है कर्मवाच्य आपका कृतवाच्य कबूतर आकाश में उड़ते हैं। दोनों को ही आपने कर्मवाच्य में बदलना है। तो जिस बच्चे ने किया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया एक बार देख लीजिए। अब देखिए हमने कहा कबूतर आकाश में उड़ते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए मुख्य धातु क्या है। देखिए आपका कर्म है आकाश, ठीक है, और उसके बाद आपकी मुख्य धातु है उड़ते हैं, तो यानी कि मुख्य धातु है उड़, तो उसमें हमने कहा आ या फिर या जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आ अगर जोड़ेंगे तो उड़ा। तो क्या लिखेंगे, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतरों से, देखिए जो करता है, करता कौन है, कबूतर है, उनके ठीक बाद से के द्वारा या फिर द्वारा शब्द जोड़ेंगे, और उसके बाद जो मुख्य धातु होगी उसमें या फिर आ को जोड़ देंगे। तो हमने लिखा कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। अब देखिए दूसरा, रमेश टीवी देखता है। अब रमेश क्या देखता है, टीवी देखता है, टीवी यहाँ पर कर्म है, और देख जो शब्द है वो आपका मुख्य धातु है, और उसमें हमने आ शब्द जोड़ा, तो वो हो गया देखता। रमेश टीवी देखता है को हमने यहाँ पर लिखा रमेश टीवी, रमेश से टीवी देखा जाता है, रमेश से टीवी देखा जाता है। तो इस तरह से इसके एग्जाम आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने दूसरा यहाँ पर पढ़ा था वो था कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। ठीक है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब फिर से कृतवाच्य की विशेषताएं पता होनी चाहिए कि कृतवाच्य क्या है, और भाववाच्य की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप कृतवाच्य को भाववाच्य बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए कि कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा कहा भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग फिर हमेशा एक वचन अन्य पुरुष में किया जाता है। ठीक है, और भाववाच्य का के अधिकतर वाक्य नकारात्मक होते हैं, और जो क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। उदाहरण देखिए, हिरन दौड़ता है। अब देखिए कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सेम चीजें तो कर्मवाच्य में भी है, सेम चीजें तो कर्मवाच्य में भी है, तो फिर इसको क्यों कहा जा रहा है, जैसे जाता तो यहाँ पे भी आ जोड़ा जा रहा है, और आपका जो करता है उससे बाद से भी लगाया जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कर्मवाच्य अलग और भाववाच्य अलग। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर भी आपको बताएंगे। इससे पहले आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीख लीजिए। तो देखिए हमने कहा हिरन दौड़ता है, तो हिरन से दौड़ा जाता है। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। ठीक है,
और फिर देखिए यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल, वह नहीं सोता है। ठीक है, वह नहीं सोता है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, जो करता है उसके साथ से लगाना है और फिर या अथवा आ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा कि उससे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चेंज किया था कृतवाच्य को भाववाच्य में। अब देखिए जो एक कंफ्यूजन जो है बच्चों में वो है कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इन दोनों को यहाँ पर मैं आगे क्लियर करूंगी आपके लिए। तो इससे पहले देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्यों की पहचान कैसे होगी उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर नोट करेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, कर्म वाच्य, क्योंकि सारी चीजें सेम लग रही हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें भी आपका से लगाया जा रहा है, इसमें भी आपका या लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्मवाच्य में सबसे पहला जो बात है कर्मवाच्य और भाववाच्य की, कर्मवाच्य हमेशा वाच्य में क्रिया सकर्मक होती है हमेशा। ठीक है, क्रिया हमेशा क्या होती है, सकर्मक होती है, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है अवश्य होती है। ठीक है, क्रिया क्या होती है यहाँ पर, अवश्य होती है, क्योंकि आपको कर्म को ही प्रधान बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो कर्म है वो अवश्य होगा। ठीक है, जो कर्मवाच्य होंगे उनमें कर्म हमेशा होगा, अवश्य होगा, लेकिन जो आपके भाववाच्य होते हैं, भाववाच्य में कर्म कम देखने को मिलता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। ठीक है, भाववाच्य में कर्म कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है। ठीक है, जो कर्मवाच्य है वहां पर जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है। ठीक है, जो कर्मवाच्य, तो इसमें जा का प्रयोग वैकल्पिक, ठीक है, जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, यानी कि ऑप्शन होता है आपके पास, विकल्प होता है आपके पास, जा आप प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें जा का प्रयोग वैकल्पिक होता है, लेकिन आपका जो भाववाच्य होता है वहां पर जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, यहाँ पर जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। प्रयोग अनिवार्य। अब देखिए इसके एग्जाम्पल दूंगी मैं कैसे, जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले सुधा से दरवाजा खोला गया। सुधा से दरवाजा खोला गया या सुधा द्वारा
दरवाजा खोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम अगर भाववाच्य में अगर बनाएं, ठीक है, सुधा से दरवाजा खोला जाता है। और इसी को देखिए, अगर मैं निषेधार्थक, ठीक है, निषेधार्थक शब्द बनाऊं तो क्या होगा? सुधा से दरवाजा खोला नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर तो कर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे राधा से खाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अगर वो आपका कर्मवाच्य होगा तो वहां पर जरूर होगा आपका। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि राधा से खाना खाया जाता है या राधा से खाना खाया गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको आपके कर्मवाच्य में भाववाच्य में अगर बनाऊंगी तो मैं सीधे कहूंगी कि राधा से खाया नहीं जाता या राधा से खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो मेन चीजें हैं कि पहला तो है आपका कि कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, इसीलिए वहां पर क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। भाववाच्य में कर्म कम देखने को मिलता है और कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, यानी कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कर्मवाच्य में जा का प्रयोग, जो भाववाच्य है उसमें जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जिसमें हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर बताया। अब देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक, जैसे कि आप अपने सामने ही देख रहे हैं, वाच्यों की पहचान। आप वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे किसी भी वाच्य को? तो सबसे पहले कृतवाच्य की पहचान। कृतवाच्य की पहचान कैसे की जाएगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, कृतवाच्य कर्ता बिना विभक्ति के होता है। कृतवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगती। अब देखिए, ये मत कहिएगा कि विभक्ति क्या होती है, क्योंकि कारक अभी अभी पढ़े हैं ना सभी ने। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था उसमें अपने हिंदी व्याकरण का, उसमें हमने कारक ही कंप्लीट किए हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है ना। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति और अधिकरण कारक की विभक्ति, ये बहुत अच्छे से हमने लास्ट कुछ टाइम पहले जो हमारा सेशन था हिंदी का उसमें हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है। क्या मतलब है इसका कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है? देखिए, कर्ता बिना विभक्ति के होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, करीम पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है करीम पतंग उड़ा रहा है। या एग्जाम्पल दूसरा देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर आपको कोई भी रवि यानी कि जो करता है उसके साथ उसकी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे हमने कहा कबूतर आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। कबूतर आकाश में उड़ते हैं। तो हमने सीधे सीधे कहा कर्ता बिना विभक्ति के होता है। ठीक है, अब कर्ता के साथ ने की विभक्ति होती है, और जहां पर भी अगर कर्ता होगा तो वहां क्या होगी? कर्ता के साथ ने की विभक्ति होगी। ठीक है, जहां पर कर्ता होगा वहां पर कर्ता के साथ ने की विभक्ति होगी। वैसे तो ज्यादातर जो है बिना विभक्ति के होता है। जैसे अगर मैं कहूं, फिर से एक एग्जांपल, सोनल
कपड़े सी रही है। सोनल कपड़े सी रही है। सोनल कपड़े सी रही है। और अगर आपको इसी को कर्मवाच्य बनाना है तो आप क्या कहेंगे? सोनल से कपड़े सिले जाते हैं, या सोनल से कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कृतवाच्य की पहचान आपको बताई कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है, यानी कि कर्ता के साथ। देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। और आपके कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति जो ने है वो नहीं होती है। और देखिए, बिना विभक्ति के होता है और कर्ता के साथ कहीं कहीं पर ने की विभक्ति होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं, इन्हें बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होता है? से या के द्वारा की विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर क्या कहा है हमने? रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, रामू से पत्र लिखा गया, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, और रमेश से टीवी देखा जाता है, कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? कर्मवाच्य की विशेषता है कि इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है। कर्ता के साथ, ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है। और जो मुख्य क्रिया होती है वो सदैव सकर्मक होती है। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है, और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है सकर्मक, और उससे ही क्या किया जाता है? जाना क्रिया का लिंग वचन, जो भी काम हो रहा होता है उसके लिंग वचन और जो काल के अनुसार रूप को उस टाइम पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य की ये विशेषता। साथ ही जाना के प्रयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। यानी कि क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल में होगी। जैसे रामू से पत्र लिखा गया, रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्मवाच्य से कृतवाच्य को बनाना भी सीखा। ठीक है, और ये पहचान है किसी भी, अगर आपको वाच्य को पहचानना हो तो इन सब चीजों को आप उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य। अब देखिए, भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे? भाववाच्य की पहचान, तो भाववाच्य की पहचान के लिए सेम चीजें करनी है, कर्ता के साथ से या के द्वारा, कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा आकर्मक होती है, क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। ठीक है, क्रिया क्या होती है? सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। क्या क्या बताया कि कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। जो भी कर्ता होता है उसके साथ से या के द्वारा की विभक्ति होती है, और हमेशा क्रिया जो है अकर्मक होती है, और क्रिया हमेशा एक वचन होती है और स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, क्रिया हमेशा क्या होती है? एक वचन और पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिरन से दौड़ा जाता है। ठीक है, हिरन से दौड़ा जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने सभी वाच्यों की पहचान भी कर ली, और सारे जो वाच्य हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर लिया।
अब हिंदी में वाच्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस किया और साथ ही हमने यहाँ पर वाच्यों की पहचान जो है कैसे की जाती है उसको भी हमने यहाँ पर सीखा। तो आज जो पढ़ाया है उसे घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है आज के सेशन से रिलेटेड उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।